पेशेंस स्टोन के बारे में। ये कहानी है एक औरत की जिसका कई सालों से हर रोज बलात्कार होते आया है, लेकिन इस बात को समझते समझते उसकी आधी उम्र निकल गई। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने अफगानिस्तान का दृश्य आता है। ये वो वक्त है जब यहाँ पर युद्ध चल रहा था, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गोलियां चल रही थी। तभी हमारे सामने एक घर का दृश्य आता है। इस घर के अंदर हम एक महिला को देखते हैं जिसकी उम्र है तकरीबन 30 साल। उसके सामने उसका पति पड़ा हुआ है जो अपाहिज हो चुका है। युद्ध के दौरान उसके पति के गर्दन में एक गोली लगी थी, तब से वैसे ही जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी उसका देखभाल करती है। बाहर चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, बाहर चाहे कितनी भी गोलियां चल जाए, वो इस घर से बाहर नहीं जाती। हमेशा ही अपने पति का ध्यान रखती है। दिन भर वो कपड़े भिगो करके अपने पति के शरीर को साफ करती है और उसके लिए दुआ भी मांगती है कि जितनी जल्दी हो सके वो ठीक हो जाए। वो सारा दिन अपने पति से ऐसे ही बात करती रहती है। उसे ये भी पता नहीं कि उसका पति उसकी बातों को सुनता है या नहीं। वो उसे नए नए नुस्खे आजमाने के लिए कहती है ताकि उसका पति होश में आ जाए, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। जब पति बीमार पड़ा था तब डॉक्टर ने कहा था कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर वो ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 महीने का वक्त बीत चुका है और उसका पति अभी भी जमीन पर ऐसे का ऐसे पड़ा है। धीरे धीरे महिला परेशान हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो दिन भर अपने पति को सारी बातें बताती रहती है कि उसके साथ क्या हो रहा है यहाँ पर। इन चीजों से उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। लेकिन इसकी 2 बेटियां हैं, वही इसका सहारा है। उन्हें देख करके अपना सारा गम भुला देती है। इसकी दोनों बच्चियां कहती हैं कि हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, इनके घर में राशन भी नहीं है और ना ही पीने का पानी है। इन चीजों को देखने के बाद महिला परेशान हो जाती है। दोनों बच्चियों को लेकर के जाती है अपने पड़ोसी के पास और उनसे पूछती है कि क्या आज पानी वाला आया था। वो लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। तब वो आगे जाने लगती है दवाई की दुकान की तरफ। इसी बीच यहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट आ जाते हैं जो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और बॉम्ब्स भी फोड़ते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को ये आदत हो चुकी है, हर रोज उन्हें गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ती है और बॉम्ब्स के फटने की भी। वो अपने काम में लगे रहते हैं क्योंकि कई महीनों से ये चीज यहाँ पर ऐसे ही चलती जा रही है। अब वो महिला पहुंच जाती है एक दवाई की दुकान में और अपने पति के लिए दवाइयां मांगती है। दुकानदार कहता है कि अब मैं तुम्हें और दवाइयां नहीं दे सकता, ऑलरेडी तुम्हारा उधार बहुत ही ज्यादा हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि तुम पुराना कर्जा भी चुका पाओगे, मैं तुम्हें और कर्जा नहीं दे सकता। इन बातों को सुनने के बाद महिला बहुत परेशान हो जाती है और वापस चली आती है अपने घर पर। उसे पता है कि उसका पति भूखा है। वो भले ही बातचीत ना कर सकता हो और उसका शरीर ना चले, फिर भी उसके शरीर को खाने की जरूरत है। वो नमक पानी डाल करके उसके मुंह में एक पाइप लगा देती है ताकि पानी उसके शरीर के अंदर जा सके। महिला को ये बात पता नहीं कि उसका पति सुन सकता है या नहीं। फिर भी वो बाहर जाने से पहले हमेशा ही उससे परमिशन लेती है और पूछती है कि वो बाहर जाए या ना जाए। वो सारी बातें बताती है कि वो बाहर किस काम के लिए जा रही है। इन बातों को बताने के बाद वो थोड़ी देर तक अपने पति की शक्ल देखती है, फिर यहाँ से निकल पड़ती है। इस महिला का इस पूरे शहर में एक ही रिश्तेदार है और वो है इसकी आंटी जो बगल में ही रहती है। अब इसकी परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए वो मदद मांगने के लिए जाती है अपने आंटी के पास। बाकी उसके सारे रिश्तेदार यहाँ से जा चुके हैं शहर छोड़ करके, जब से यहाँ पर हमला शुरू हुआ है। ये महिला पहुंचती है अपने आंटी के दरवाजे पर और दरवाजा खटखटाने लगती है। तब एक अज्ञात महिला दरवाजा खोलती है। जब ये महिला पूछती है कि उसकी आंटी कहाँ है, वो कहती है कि मुझे नहीं पता, इस घर को अब हमने ले लिया है। वो महिला ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, यहाँ से चली जाओ। ये बात कहीं ना कहीं इस महिला को अंदर से तोड़ करके रख देती है क्योंकि वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती और इस शहर में कोई बचा भी नहीं है। वापस आकर के वो अपने पति को सारी बात बताती है कि उसकी आंटी भी शायद यहाँ से चली गई। अब उसे पता नहीं कि वो किससे जाकर के मदद मांगे। बच्चे भूखे हैं, घर में ना ही खाना है और ना ही पानी और बाहर हर तरफ गोलियां चल रही हैं। वो अपने पति को कहती है कि आपकी माँ और आपके भाई भी शहर को छोड़ करके चले गए और उन लोगों ने मुझे एक बार बताया भी नहीं और ना ही मेरी बच्ची को। तब से हम यहाँ पर अकेले पड़े हुए हैं। वो कहती है कि उन्हें पता लग गया था कि आप अपाहिज हो चुके हैं, इसलिए वो हमें बताना नहीं चाहते थे। कोई भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसका पति जब ठीक था तब उसकी माँ पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था। अगर कोई भी मिलिटेंट इनके घर पर हमला करता था तो सबसे पहले लड़ने वाला शख्स उसका पति ही था। उसका पति यहाँ के सेना की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन उसके साथियों ने उसके गर्दन में गोली मार दी। तब से उसकी ऐसी हालत है और वो अपाहिज होकर के पड़ा हुआ है। ये महिला आज पूरी तरीके से टूट चुकी है। वो कहती है कि अब हमारी मदद सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। वो ऊपर ईश्वर की तरफ देखती है और दुआ करने लगती है कि वो उसकी मदद करे और उसके बच्चों की भी। तभी उसे अपनी बच्चियों की आवाजें सुनाई पड़ती है। वो चली जाती है कमरे में। इन्हें भूख लगी है। रात होते होते हमें पता लगता है कि यहाँ पर बिजली भी नहीं है। वो लैंप जलाती है और सारे लोग अगल बगल में बैठ जाते हैं। इन 2 मासूम बच्चियों को कुछ भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके पिता के साथ क्या हुआ। उन्हें लग रहा है कि उनके पिता इनसे नाराज हैं, इसलिए वो इन लोगों से बात नहीं कर रहा है। वो बार बार पूछती रहती है, लेकिन ये महिला उन्हें कुछ भी नहीं बताती कि उनके पिता के साथ क्या हुआ है। रात में वो अपने पति के कमरे में आती है और पूरे शरीर को साफ करती है। तभी सुबह में यहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है कि मुझे देखना है आपके पति को। ये महिला कहती है कि मेरा महामारी का वक्त चल रहा है, अभी आपका अंदर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं पूरी तरीके से पाक नहीं हूँ, आपको थोड़े समय के बाद आना चाहिए, तभी मैं आपको घर के अंदर आने दूंगी। ये डॉक्टर कहता है कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम उसके जख्मों का ख्याल रखना और ध्यान से देखना कि जख्म भर रहे हैं या नहीं। तब महिला चली आती है अंदर और अपने पति के जख्मों को देखने लगती है। बहुत देर देखने के बाद उसे अंदाजा होता है कि उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा। उसका जख्म जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, यानी कि वो ठीक नहीं हो रहा। तब ये महिला देखती है कि बाहर अनाउंसमेंट हो रही है। जब वो खिड़की से देखती है तब उसे पता लगता है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मस्जिद में बहुत ही सारा हथियार बटने वाला है और सारे लोग अपने अपने घर के लिए हथियार ले आए। इन बातों को सुनते ही महिला समझ जाती है कि यहाँ पर दुश्मनों का हमला होने वाला है, इसलिए हथियार बट रहे हैं। वो तुरंत अपनी बच्चियों को लेती है और बगल वाले तहखाने में चली आती है। यहाँ पर जितने भी लोकल लोग हैं सारे के सारे आने लगते हैं तहखाने के अंदर। इनके साथ एक अपाहिज आदमी है, वो लोग उसे अंदर नहीं ला करके बाहर ही छोड़ देते हैं। सब लोग अब ईश्वर से दुआ कर रहे हैं बैठ करके तहखाने के अंदर। तभी दुश्मन आकर के हमला करने लगते हैं। चारों तरफ बॉम्ब्स फट रहे हैं, यहाँ पर टैंक भी घूम रहा है, मिसाइल्स भी छूट रही हैं, सबको आवाजें सुनाई पड़ रही है। कोई भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद सारी आवाजें रुक जाती हैं। तभी महिला बाहर जाती है अपने पति को देखने के लिए। तब बाकी लोग भी बाहर आते हैं और उस अपाहिज आदमी को अंदर लेकर के आते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हमला इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला। अगर बाहर टैंक है तो वो लोग फिर से हमला करेंगे। इसी बीच वो महिला पहुंच जाती है अपने पति के पास, देखती है कि हर तरफ धूल और मिट्टी है। वो उसके पूरे शरीर को साफ करती है और देखती है कि उसकी आंखों में भी धूल गई हुई है। तब वो वहाँ पर आई ड्रॉप्स डालने लगती है। इसी बीच वो देखती है कि अभी भी बाहर एक टैंक घूम रहा है, यानी जल्दी ही हमला होगा। लेकिन वो अपने आप को संभालती उससे पहले दोबारा हमला हो जाता है। यहाँ की खिड़की टूट जाती है और चारों तरफ ईंट और पत्थर है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बच्चियां अकेली हैं तहखाने में। वो भाग करके जाती है तहखाने के नीचे और अपने बच्चियों को गले से लगा लेती है तब तक जब तक ये सारा का सारा हमला बंद नहीं हो जाता। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आकर के देखती है कि पूरी खिड़की टूटी हुई है। तब वो पूरे कमरे की सफाई करने लगती है कि इस कमरे को दोबारा अच्छा बना सके। उसका पति अभी भी यहीं पर लेटा हुआ है। तभी दोबारा यहाँ पर मिलिटेंट चले आते हैं और आकर के बंदूक तान देते हैं उसके पति पर, मगर वो महिला अभी यहाँ पर नहीं बल्कि तहखाने में है। वो देखते हैं कि आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तब वो उसकी घड़ी और शादी वाली अंगूठी ले लेते हैं और पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ उस महिला के अंडरगारमेंट्स मिलते हैं जिन्हें वो फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि आदमी
आदमी मर चुका है, फिर भी वो इसे गोली मारने वाले होते हैं। तभी वो देखते हैं कि इस आदमी का यूनिफॉर्म बगल में ही पड़ा है, यानी कि ये भी कभी मिलिटेंट हुआ करता था। इन चीजों को देखने के बाद वो इन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। तभी महिला आती है ऊपर। पूरे घर को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पर बहुत लोग आए थे जिन्होंने पूरे घर की तलाशी ली है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसका पति अभी भी ठीक है। तभी उसे बताया जाता है कि पड़ोसियों को उन लोगों ने मार दिया, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। तभी महिला टूट जाती है। वो समझ जाती है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। हर रोज मौत का साया इनके सर पे मंडरा रहा है। इन्हें बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो अपने बच्चियों को इस हालात में यहाँ पर नहीं रख सकती। वो दोनों बच्चियों को लेती है और यहाँ से निकल पड़ती है। वो दोबारा उसी घर का दरवाजा खटखटाती है जहाँ पर कभी उसकी आंटी रहा करती थी। फिर से वही महिला दरवाजा खोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, यहाँ से चली जाओ। तब वो महिला अपनी दोनों बच्चियों को लेकर के आके बाहर बैठ जाती है। वैसे ही बैठी रहती है। जब उस औरत को पता लगता है तब उसे दया आ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो दरवाजा खोलती है और एक पर्ची देती है इस महिला को, जिस पर एक होटल का एड्रेस लिखा हुआ है। इस होटल में ज्यादातर वैश्याएं रहती हैं। बिना वक्त गवाए महिला पहुंच जाती है अपनी आंटी के पास। तब हमें पता लगता है कि उसकी आंटी एक वैश्या है। वो उसके बच्चों को देख करके बहुत खुश होती है। महिला सारी बात बताती है कि उसके घर के पास क्या हो रहा है। वो जगह उसके बच्चियों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वो अपनी आंटी से आग्रह करती है कि वो उसके दोनों बच्चियों को यहाँ पर रखें। उसकी आंटी मान जाती है और कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं इन्हें संभालने के लिए तैयार हूँ। ये महिला कहती है कि मैं अपने पति को देखने हर रोज जाया करूंगी। फिर वो आंटी से पूछती है कि वो वैश्या कैसे बन गई। उसकी आंटी अपनी पूरी कहानी बताती है कि बहुत छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। शादी के कई सालों के बाद भी मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। जैसे ये बात मेरे ससुर को पता लगी, वो हर रोज आकर के मेरा बलात्कार करने लगा। ये सिलसिला कई सालों तक चला। वो मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। मेरे शरीर के एक भी अंग को नहीं छोड़ता था। हर जगह उसकी हैवानियत के निशान थे। एक दिन मैं इन सारी चीजों से तंग आ गई। तब मैंने अपने ससुर का कत्ल कर दिया और वहाँ से भाग करके चली आई। तब से मैं आजाद हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि अब मैं सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। वैश्या तो मैं उस वक्त थी, अब मैं आजाद हूँ।